सभी को हमने अब तक पीरियोडिक टेबल देख लिया, उसके क्लासिफिकेशन देख लिए, मेटल्स को भी हमने अलग से पढ़ लिया, मेटल का पोजीशन और उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज थे उसको पढ़ लिया, यानी सामान्य गुण को पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसकी क्रियाएं क्या क्या होंगी, कैसे वो ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से क्रिया करके, फिर वो जो ऑक्साइड्स होंगे वो जल, एसिड, इनके साथ कैसे क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में पूरा हम रिएक्शंस वगैरह ही देखेंगे, तो ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि भाई ध्यान हटा दुर्घटना घटा। ठीक है, बैड जोक, सॉरी। चलिए, तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे कि जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं बाकी चीजों से। तो मेटल जो है का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन के साथ धातु जो है वो क्या क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं तो कैसी क्रिया होती है, कौन कौन धातु करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसको मेटल धात्विक ऑक्साइड बोल सकता हूं। चलिए मैं लिख भी देता हूं कि भाई जो मेटल है वो क्या करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, O2 से रिएक्ट करेंगे और धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और चीज, सोडियम और पोटेशियम, इनको अगर आप रिएक्ट करवाइएगा तो ये बवाल मचा देंगे। ठीक है, ये लोग जल जाते हैं, तो जलना ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करवाते हैं। और क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, इसीलिए इनको हम केरोसिन, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि बाहर रखिएगा ऑक्सीजन से स्वतः ही क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे और जल जाएंगे, विस्फोट कर जाएंगे, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। बट रिएक्शन अगर इनका करवाया भी जाए, जैसे मान लीजिए सोडियम का करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक, 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अगर आप Mg का करवाएं, मैग्नीज का करवाएं, ठीक है, मैग्नीशियम का करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा 2MgO। अगर आप कॉपर का करवाएं तो वो CuO फॉर्म कर लेगा। ये सब मेटल के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। देखिए, कॉपर का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड। और अगर आप एल्यूमिनियम का करवाएं, इस ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बड़ा खास है, Al2O3, बहुत डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। तो ये क्या बनाने लगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड। खास बात, Au एंड Ag, यानी कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना। एक एक बात जो मुंह से मेरे निकल रहा है सेंटेंस, वो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देते रहना आप लोगों को। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करते तो हम गर्दन वर्दन में पहन के से घुमा दिखा नहीं रहे तो सब लोग को, ठीक, बहुत फिर कांड वांड हो जाता। तो इसीलिए ये लोग को क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा, नोबल और इनर्ट। ठीक है, मेटल, मैं गैस नहीं लिख रहा हूं यहां पे, आदर्श या अक्रिय धातु, नोबल और इनर्ट मेटल। ठीक, Au और Ag यानी सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये लोग जनरली ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। ऐसे बताना जरूरी था। चलिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हमने बनाया था मेटल ऑक्साइड। हमने क्या बनाया, मेटल का ऑक्साइड बनाया। किस तरीके से बनाया, हमने उसको ऑक्सीजन का, मेटल का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाया और हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। अब हम यहाँ मेटल का नहीं देख रहे हैं प्रॉपर्टी, अब थोड़ा सा डीप जा रहे हैं और उसी मेटल ऑक्साइड का और चीजों के साथ क्या रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं वो देख रहे हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मतलब रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स, यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, इनका रिएक्शन किसके साथ कैसे करवा के और क्या बना सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हम लेंगे मेटल ऑक्साइड को, जिसको हमने बनाया पहले चरण में, उसकी क्रिया अगर हम करवाते हैं वाटर के साथ, यानी कि जल के साथ, विथ वाटर,
ठीक है, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हमने पहले मेटल की क्रिया करवाई, ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनाया, अब मेटल ऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं जल से, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और यही मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग बेस का नाम देते हैं, क्षार का नाम देते हैं जनरली। मतलब कि, और ये खास बात ये भी है कि ये 1A एंड 2A ग्रुप, यानी कि प्रथम और दूसरे वर्ग 1 एवं 2, यानी कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही रिएक्ट हमको ये करके दिखाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। तो इसीलिए इसको, इनके द्वारा बनाया गया जो हाइड्रोक्साइड होगा वो किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी बेसिक नेचर का होगा। ऐसे जनरली मैंने आपको बताया कि आगे भी आप याद रखेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि Na2O सोडियम ऑक्साइड, अगर इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो ये ध्यान देंगे आप लोग 2NaOH बना लेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? प्रबल क्षार है, ठीक है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक MgO H2O के साथ क्रिया करके MgOH ट्वाइस। और अब ये चीजें भी आपको क्लियर हो रही होंगी कि भाई MgOH ट्वाइस क्या है? भाई एक क्षार है, ठीक है, CaO प्लस H2O। नहीं, मतलब आप लोगों को पहले से पता होगा, मैं और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा आप Al2O3, ये मेटल ऑक्साइड है, ये जल के साथ क्रिया करेगा तो 3 मॉलिक्यूल ले लो बैलेंस करने के लिए जल का, तो ये बना देगा 2AlOH थ्राइस, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम 3, ठीक, बैलेंस हो गया ये इस तरीके से। तो ये आपके क्या बन गए? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक। इस तरीके से आपने मेटल ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ देख ली, ठीक है। अब इसके बाद इनका जो रिएक्शन है हम देख रहे हैं एसिड के साथ, कि भाई देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड की अगर हम एसिड से क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा। मैं मेटल की नहीं बात कर रहा हूं, मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, जो मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाया था। उस मेटल ऑक्साइड की अगर हम एसिड से, वाटर को हमने देखा, अब एसिड यानी कि अम्ल के साथ क्रिया कराने पर वो क्या बनाएगा? तो वो बनाता है सॉल्ट और साथ में वाटर रिलीज होता है, ठीक है। यानी कि धात्विक ऑक्साइड, मैं हिंदी में अगर इसको आप लोगों को बताऊं तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके बनाता है लवण और रिलीज होता है जल, ठीक है। यानी कि ये मोस्टली आपको 1A 2A ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए है, यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है, ठीक। बट इसके अलावा जिंक जो है वो भी ये प्रॉपर्टी दर्शाता है, और वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है, सॉल्ट बनाता है और जल रिलीज होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक CaO, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड लेते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं हम HCl से, बैलेंस करने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये बना लेता है CaCl2 और रिलीज हो जाता है वाटर, ठीक, लवण बन गया। अब हम अगर लेते हैं MgO को और वो क्रिया करता है 2HCl से, तो ये हो जाता है MgCl2 और ये वाटर रिलीज होता है। जिंक ऑक्साइड ZnO की भी आप क्रिया करा देंगे, एसिड या बेस दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है और उसके बाद वो भी बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड की हमने जल और अम्ल यानी वाटर एंड एसिड के साथ रिएक्शन को देखा। अब चलिए आगे फिर से आते हैं मेटल पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो मेटल है उसका रिएक्शन। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, ऑक्साइड बनाया, उस ऑक्साइड का जल और अम्ल के साथ देखा था। अब हम वापस से मेटल का रिएक्शन जल और बाकी चीजों के साथ देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, H2 से हम इसकी क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो जो मेटल है यानी धातु है उसकी हाइड्रोजन से अगर आप क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2Na है उसकी हमने H2 से क्रिया कराई तो ये बना लेता है आपका 2NaH, सोडियम हैलाइड। क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोडक्ट के रूप में बनाता है हैलाइड, ठीक, सॉरी हैलाइड मैं बोल दे रहा हूं, हैलोजन के साथ हैलाइड बनता है। हाइड्राइड बोलिएगा आप इसको, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, पाप हो जाता है अभी हमसे, ठीक।
क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। अब इसके अलावा एक एग्जांपल आप और ले लीजिए कि Ca के साथ H2 की क्रिया करा दीजिए तो ये बना लेगा CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के साथ मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस प्रॉपर्टीज के बाद कि मेटल जो है वो जल के साथ कैसे क्रिया करता है, डायरेक्ट मेटल जल के साथ कैसे क्रिया करता है, डायरेक्ट मेटल धातु जो है जल के साथ वाटर के साथ कैसे क्रिया करता है। यानी कि मेटल है, धातु है, ठीक है, और इसको अगर जल के साथ मिलाया जाता है तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा। यहाँ पे 3 तरीके का जल लिया जाएगा, ठंडा जल, गर्म जल और भाप, ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तीनों के लिए अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, क्योंकि है भाई पढ़ना है आपको डिटेल में तो पूरा जानना पड़ेगा। मेटल है, जल है, ठंडे गर्म जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बना देता है हाइड्रोक्साइड। साथ में निकलता है हाइड्रोजन और कहीं कहीं निकलता है हीट और कहीं कहीं नहीं निकलता है, कहीं कहीं निकलता है हीट, कहीं कहीं नहीं निकलता है। कहाँ निकलेगा उसको देखेंगे, यानी कि उष्मा निकलती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला ठंडे जल से क्रिया, धातु की ठंडे जल से क्रिया, ठीक। पहला है धातु की ठंडे जल से क्रिया कि कौन से धातु जो ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं। तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कौन है भाई ऐसा, सोडियम है और कौन है, पोटेशियम है, क्योंकि यही दोनों तो क्या है, अपवाद हैं। तो इनकी अगर हम ठंडे जल से क्रिया कराएं, ठीक है, कैसा जल रहेगा, ठंडा जल, कोल्ड वाटर। कैसा रहेगा, कोल्ड वाटर। किसकी क्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि ये लोग क्रियाशील हैं। तो अब ये क्या बना लेंगे, 2KOH, ये बना लेगा NaOH। साथ में रिलीज करेंगे हाइड्रोजन को और हीट एनर्जी भी रिलीज करेंगे इन लोग। तो ठंडे जल से जब भी क्रिया होगी और जो धातु करते हैं तो ये एक तरीके का अपने आप में एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा को छोड़ने वाला यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, साथ में ठंडे जल से क्रिया करने पर हीट यानी कि उष्मा भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो चलिए देवी और सज्जनों, इसके बाद हम देखते हैं गर्म जल से क्रिया। किससे क्रिया, गर्म जल से क्रिया, यानी कि हॉट वाटर से कैसा रिएक्ट करेगा ये। तो अब गर्म जल से क्रिया करने जा रहे हैं, तो गर्म जल से क्रिया करता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक। जब भी आपने देखा होगा चूना वूना पत्थर लेके आते हैं आप घर में, कभी पोताई उताई लगा होगा, तो हल्का सा पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद मिलाते हैं, तब वो अच्छे से घुलता है। ठंडे पानी में मिला दीजिएगा तो भी घुलता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल घुलेगा, ठीक। तो इसके लिए Ca को आप जल से क्रिया करवाइए तो ये आपको दे देगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। साथ में इसके लिए भी तो ये भी बना देगा MgOH ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये गर्म जल से क्रिया हो गई। अब इसके बाद ध्यान देंगे, गर्म जल भी हो गया आपका। अब अगली जो क्रिया है वो है भाप से, यानी कि स्टीम से। हॉट वाटर नहीं, किससे क्रिया करेंगे अब हम लोग, स्टीम से। तो स्टीम से किसके लिए कराते हैं वो देखिए, स्टीम से कराते हैं हम एल्यूमिनियम का, ठीक है। और डायरेक्ट मेटल है ना, कोई मेटल का ऑक्साइड का नहीं करवा रहे हैं, अभी तक मैंने यहाँ पे हमेशा मेटल ही लिया है, रॉ मेटल है डायरेक्ट। तो इसके साथ अगर आप क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा Al2O3, 3 बैलेंस, और साथ में आपका 3H2 रिलीज होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका क्या बन गया, ये भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लिया इसने और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। एक एग्जांपल और इसमें आप ले सकते हैं 4Fe, यानी कि आप डायरेक्ट क्या करिए, आयरन को लीजिए, ठीक है, 4H2O मॉलिक्यूल वाटर का ले लीजिए, इसको निकालिएगा तो ये निकालता है Fe2O3 और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का निकल जाएगा। 4O इसको दे देगा Fe2Fe 3Fe, ठीक, Fe3O4, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, ठीक है। तो ये होगा फेरिक
ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे ऑक्साइड से बना ले रहे हैं, वहां हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक, तो इस तरीके से आपने ठंडे गर्म जल और भाप से क्रिया देख ली मेटल की, मेटल ऑक्साइड की नहीं, मेटल की, डायरेक्ट मेटल की। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, इसके पहले हमने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ देखा था। यहां हम देख रहे हैं धातु की क्रिया अम्ल से, यानी कि धातु जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मतलब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा। तो वहां भी साल्ट बनाता था और यहां ये मेटल सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, यानी कि धात्विक लवण और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन निकलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, तो यानी कि सोडियम अगर ले लिया और उसका 2HCl से रिएक्शन कराया, मेटल लिया और अम्ल से क्रिया कराया, तो ये बना देगा आपका 2NaCl। NaCl लवण होता है, सॉल्ट होता है, सबके घरों में भी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, देश का नमक। जेडन का अगर हम H2SO4 यानी कि एसिड है, इससे क्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा ZnSO4 और H2 को निकालेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटल एसिड के साथ क्रिया करके मेटल सॉल्ट यानी धात्विक लवण बनाता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो मेटल का एक और प्रॉपर्टीज हमने देखा। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं और उसको बड़े ही अच्छे से समझिएगा। रीजन बता रहा हूं क्योंकि वहां पे हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्टिव सीरीज को। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम पढ़ेंगे धातुओं के, क्रियाशीलता का क्रम पढ़ेंगे किसका, धातुओं का। उसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है कि पहले आप उसको पढ़िए और उसको जानिए। इंपॉर्टेंट क्यों है वो, क्योंकि अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि मेटलर्जी जब आप पढ़ेंगे, मैंने बोला ना, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो सेकेंड प्रोसीजर होता है मेटलर्जी का, धातु कर्म का, यानी धातु का निष्कर्षण, तो किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें वो वहां पे आप उसको फिर से पढ़ेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, मैं भूल जाता हूं, हटना, आगे से ख्याल रखूंगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि मेटल जो है वो किसके साथ करेगा रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विथ, ठीक है, जो उसके सॉल्ट्स होंगे, यानी कि खुद ही के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो क्या होगा, तो इसमें आपको मिल जाएगा एक और मेटल सॉल्ट और रिलीज कौन होगा, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर से मेटल का सॉल्ट ही मिलेगा और मेटल निकलेगा। तो अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन होगा क्या कि इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कर देगा डिस्प्लेस, यानी कि विस्थापित कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, वो विस्थापित कर देगा कम क्रियाशील धातु को। इसको समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं और अब इसके बाद सीरीज बता के तब इस लेक्चर को करूंगा खत्म। कहने का मतलब है कि मेटल लेते हैं, एक मेटल ले लेते हैं, जैसे कि Zn लिया हमने, मेटल सॉल्ट लेते हैं, CuSO4 लिया हमने, मेटल का सॉल्ट। ठीक है, अब मैं जान रहा हूं और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जिंक है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जिंक क्या करेगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा और खुद बना लेगा सॉल्ट और आपको मिल जाएगा कॉपर। ठीक, आयरन ले लेते हैं, FeCuSO4। तो आयरन भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए ये आयरन का सॉल्ट बना लेगा और कॉपर को कर देगा बाहर। अगर मैं ले लूं Cu और ZnSO4 तो क्या होगा, ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, तो भी यहां रिएक्शन नहीं होगा, ये उसको डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, इसको मोर रिएक्टिव नहीं, इसको लेस रिएक्टिव होना चाहिए, इसको मोर रिएक्टिव, तबे ऐसा कांड होगा। तो इसके लिए जरूरी था कि यहां Zn और यहां Cu हो, जैसे कि ये सही है, ये सही है, लेकिन ये वाला क्या होगा, गलत, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। याद रखिएगा इस बात को।
ठीक, अब बना देने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं रिएक्टिव सीरीज। ध्यान दीजिए, तो हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिव सीरीज को। रिएक्टिव सीरीज में आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन को लीजिएगा बेस, आधार लीजिएगा। ठीक, इसके ऊपर है ये क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है और जब से नीचे जाइएगा वो क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। मैं लिखते भी जाता हूं, यहां पे आप इसको बोल देंगे पोटेशियम, ये हो गया आपका सोडियम, ये आपका कैल्शियम, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम और आपका ये एल्यूमिनियम। ठीक, ये हो जाएगा आपका जिंक, साथ में क्रोमियम, फिर ये फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट 8 ग्रुप 8B, याद होगा आप लोग को, तीनों उसमें था जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। तो ये आपका निकेल और ये आपका टीन और ये आपका लेड। लेड जो है वो भी बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद चाप लिखा है मैंने, CHAAP, याद रखने के लिए। देखिए हाइड्रोजन के नीचे की जो सीरीज है उसको आप चाप करके याद रखिए, CHAAP, चाप। चाप चाप आप लोगों ने नहीं खाया होगा, ठीक है, चप बोलते हैं वैसे उसको, आलू का रहता है और बड़ा ही टेस्टी रहता है। खैर छोड़िए, कहाँ कहाँ ध्यान भटक जा रहा है, होता है। तो चाप जो है ये इसमें जो है ये रहेगा आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर के बाद इसमें आपका सिंपल आएगा Hg, Ag, Au, Pt, Cu मतलब आपका कॉपर यानी कि तांबा, Hg यानी कि मरकरी। ठीक है, और उससे भी कम रिएक्टिव होता है Ag यानी सिल्वर, AgOg, और ये हो गया आपका गोल्ड यानी कि सोना, उससे भी कम होगा प्लेटिनम। तो मैं ऐसे याद रखा हूं, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो इसलिए बता दिया कि हाइड्रोजन के नीचे चाप आएगा। ये लोग बहुत कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, और इसके बारे में तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करता है। ये तीनों के तीनों नहीं करते हैं ना, इसीलिए इनका क्या बनाया जाता है, आभूषण वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लोग तैयार करते हैं। ऊपर जाने पर क्रम देखिए, लेड, टीन, ये दोनों को आप याद रखिए हाइड्रोजन के साथ। लेड, टीन यानी कि सीसा और टीन, ये तीनों 8B के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के। ठीक है, आपको याद होगा फिकोनी, इसी क्रम में आपने लिखा है। बच गया क्रोमियम, तो ये आपके संक्रमण तत्व थे। ठीक, जिंक नहीं लिया जाता संक्रमण तत्व, और बाकी फिर क्रम से है, ध्यान दे पाएंगे आप, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर से नहीं, एक जनरल आइडिया देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम और सबसे कम प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिव सीरीज है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि Cu यहाँ आ रहा है, बहुत कम रिएक्टिव है, और Zn यहाँ कहीं आ रहा है, उससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो उसको क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। तो ये रिएक्टिव सीरीज है, रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो इस तरीके से हमने मेटल देखा, मेटल का पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेटल में क्या बच गया, इसका एलॉय वगैरह, और ओर, अयस्क, मिनरल्स, खनिज, और एलॉय यानी मिश्र धातु को एक अलग सेगमेंट में कर लेंगे, और तब चालू करेंगे मेटलर्जी। और कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि लेक्चर का लेवल अब कैसा जा रहा है, आप लोग का भरोसा है। ठीक है, तो अगर भरोसा है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, और मैं उतनी ही ऊर्जा के साथ आप लोग के लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा, और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।